अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइल की जारियत आज तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जो तारीख में अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ तवील तरीन जंग है। लेकिन अमरीकी अवाम और अपोजिशन की जंग खत्म करने के मुतालबात के बावजूद इस जंग के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस जंग में मजीद शिद्दत आने के दावे सामने आ रहे हैं। जबकि ईरान को तबाह करने के दावे करने वाले अमरीकी सदर ने कल रात ईरान पर तारीख का सबसे ताकतवर हमला करने का दावा भी कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने मशरिक़ वस्ता की तारीख की ताकतवर तरीन बमबारी में ईरान के खार्क जजीरे पर मौजूद तमाम फौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, मगर तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह न करने का फैसला किया गया है। ताहम अगर ईरान या कोई और फरीक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की आज़ाद और महफूज आमद रफ्त में मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी की जाएगी। बहरहाल अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इन हमलों में कौन से तैयारों ने हिस्सा लिया। ताहम सेंटकॉम की जानिब से कल रात B-2 बॉम्बर तैयारों की वीडियो जारी की गई थी और यह कहा गया था कि B-2 बॉम्बर तैयारे ईरान पर हमले के लिए निकल चुके हैं। अहम बात यह कि ईरान के साहिल से 25 किलोमीटर दूर छोटा सा जजीरा खार्क ईरान के लिए माशी लाइफलाइन करार दिया जाता है, क्योंकि इस जजीरे से ही ईरान का 90% तेल आलमी मंडी में सप्लाई किया जाता है। मगर हालिया जंग के इन 2 हफ्तों के दौरान आसान हदफ होने के बावजूद इस जजीरे पर कोई हमला नहीं किया गया था, लेकिन अब इस जजीरे को भी बमबारी का निशाना बनाया गया है, जिसके बाद पासदारान इनकलाब के खातिमुल अनबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर ने अपने बयान में यह वाज़ेह किया है कि अगर ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में वो तनसीबात जवाबी हमलों में राख का ढेर बना दी जाएंगी जिनमें अमरीकी शेयर्स हैं या जो अमरीका के साथ ताउन करती हैं। दूसरी तरफ अल जजीरा के मुताबिक कल रात तेहरान समेत कर्ज, इस्फहान, तब्रेज़ और दीगर मकामात पर हमले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से यह अहम खबर दी गई कि हालिया दिनों में ईरानी मिसाइल हमलों में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5 अमरीकी रीफ्यूलिंग प्लेन्स को भी निशाना बनाया गया, मगर ईरानी हमलों में ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए थे, इसीलिए इनकी मुरम्मत जारी है। दूसरी जानिब इसराइल भी लबनान में अपनी जारियत में तेज़ी ला रहा है और अब लबनान के इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल लबनान में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयाँ बढ़ाते हुए लितानी दरिया के जनूब के पूरे इलाके पर कब्जा करने और हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। खबर के मुताबिक 2006 के बाद लबनान में इसराइल की ये सबसे बड़ी ज़मीनी दरअंदाजी हो सकती है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लबनान में तकरीबन 700 अफराद, जबकि ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में तकरीबन 1450 अफराद शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, ओमान और इराक में तकरीबन 43 अफराद जहां भाग हो चुके हैं, जबकि इस जंग में इसराइल में अब तक 15 अफराद और अमरीका के 13 फौजी हलाक हो चुके हैं। ये जंग किस तरफ जा रही है, जंग मजीद कितनी तवील हो सकती है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट एजाज चौधरी, जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जॉन, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि वैसे अमेरिका की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ईरान को तबाह कर दिया है, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स को तबाह कर दिया है, उनकी लीडरशिप को कत्ल कर दिया गया है। कल पीट हेग्सेथ की तरफ से भी ये कहा गया कि जो लीडरशिप इस वक्त ईरान में मौजूद है वो भी छुप रही है, भाग रही है। लेकिन कल हमने देखा अल कुद्स के जो रैली के मौके पर अवाम भी बड़ी तादाद में मौजूद थी और वो लीडरशिप जो है ईरानी सदर समेत वो भी वहां पे मौजूद थे। क्या पैगाम दिया गया है ईरानी लीडरशिप की जानिब से अपनी आवाम को भी और अमेरिका को खास तौर पे? बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मुझे बुलाने के लिए। देखें, बिल्कुल $10 मिलियन की इंफॉर्मेशन की एक बाउंड्री भी है कि आप बताएं उनके वेयर अबाउट्स, बट सामने हमारे रैली में नज़र आ रहे थे वो सारे लोग जो मेंशन थे ऑलमोस्ट, सिवाय अयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के। मेरे ख्याल में तो ज़ाहिर है एक शो ऑफ पावर और शो ऑफ रेटरिक है ये। यहाँ पे ईरानी अवाम को अच्छी तरीके से पता है एंड दे ऑल आर, मतलब यहाँ पे बिल्कुल खुल के लीडर्स घूम रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं पब्लिक के साथ एंड बिल्कुल यहाँ पर रिजॉल्व आपको नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी एंड पे ये सारी जो बातें हैं वो आई थिंक सिर्फ बातें ही हैं। और तेहरान की सिचुएशन क्या है? हम आपसे इस पर मुसलसल अपडेट लेते रहे। क्या बहुत सारे लोग वहाँ से वैसे नकल मकानी कर चुके हैं और कल जब ये रैली थी तो वापस आए थे? क्या सूरत हाल एग्जैक्टली? देखें, लोग तो तभी, जो लोग बाहर गए थे वो ज्यादातर लोग तो तभी वापस आ गए थे जब आयतुल्लाह खामनाई का पता चला कि उनकी शहादत हो चुकी है। तो तब लोगों ने कहा कि जब वो बंकर में नहीं रहे तो हम क्यों बंकर में रहें, और काफी सारे लोग वापस आए, मेरे जानने वाले वापस आए, और तेहरान जो है ऑलमोस्ट इस वक्त फुल हो चुका है क्योंकि ऑफिस भी दोबारा रिज्यूम हो चुके हैं। जहां तक बात रहती है स्ट्राइक्स की, तो कल भी स्ट्राइक्स हुई हैं, तेहरान के अंदर भी हुई हैं, कुम के अंदर भी हुई हैं, और इनफैक्ट तेहरान के अंदर 2 जगहों पे, 2 मकामात पे नॉर्मल जो स्ट्रीट्स हैं उसके ऊपर बुरजर्द के अंदर फॉर एग्जांपल पूरी स्ट्रीट के अंदर गाड़ियां उड़ती भी गई हैं
बहुत खौफनाक जो है वो मंजर थे। एंड रैली के अंदर भी, जैसा कि आपने मेंशन किया अर्लियर, रैली के अंदर भी मेरे सामने जो है वो स्ट्राइक हुई और लोग टस से मस नहीं हुए। पुलिस स्टेशन के ऊपर कल रात को इन्होंने हमले किए हैं दोबारा, जितने भी पुलिस स्टेशन बच गए थे या जो चेक पॉइंट्स हैं बसीज के वो बच गए थे, उनके ऊपर इन्होंने दोबारा मिसाइल्स गिराई हैं, ये कोशिश करने के लिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। एंड आई थिंक दैट कल खर्ग में जो हुआ उसमें भी आपने देखा कि खर्ग का जो 90% ट्रांजिट रूट है ऑयल का ईरान का, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको टारगेट किया, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा हुआ है। और खर्ग के अलावा भी ईरान जस्क ऑयल फील्ड जो है उसके अंदर अपनी लोडिंग कैपेसिटी रखता है और वहां से लोडिंग करवाता हुआ आ रहा है। सो आई डोंट थिंक कि इस तरीके का, जिस तरीके का दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस तरीके का नुकसान हो रहा है। ज्यादातर मासूम सिविलियंस ही इस वक्त अपनी जो है वो जाने दे रहे हैं इस जंग में। जॉन, खर्ग के हवाले से जो ट्वीट भी था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने बुरी तरीके से वहाँ पे बम्बार्डमेंट की है और सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, और B-2 बॉम्बर कल बता रहे थे, सेंटकॉम की तरफ से बताया गया था कि वो इस्तेमाल होंगे। लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिलहाल वो कह रहे हैं हमने निशाना नहीं बनाया, लेकिन वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अगर मुकम्मल बंद रहा और वहाँ इजाज़त नहीं दी गई फ्री मूवमेंट की, तो फिर वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं। तो इसका खदशा है कि क्या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने खुद का 90% सप्लाई खर्ग से होती है, तो उसको निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल ट्रांजिट खर्च से 90% ट्रेडिशनली किया जाता है। हाउएवर ऑयल फील्ड जो है वो 100 से ज्यादा है ईरान के पास। ईरान डिपेंडेंट नहीं है सिर्फ खर्च के ट्रांजिट के ऊपर। हाउएवर एक सीरियस इशू तो बिल्कुल है, लेकिन देखिए ना सिर्फ निशाना बनाया जा सकता है, बल्कि ईरान को ही सबसे पहले निशाना बनाया गया था जब आपने तेहरान के अंदर शहराम ऑयल डिपो और जो रिफाइनरीज हैं उनके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो हिट किया और काले बादल पूरे शहर के अंदर छा गए। उसके रिटेलिएशन में हाइफा के अंदर जो हुआ और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो हुआ, वो उसके रिटेलिएशन के ऊपर हुआ और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने फिर रिटेलिएटरी तौर पे निशाना बनाया। सेम चीज बैंकिंग के साथ और क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी थी कि पहले सिपा के ऊपर और मिली बैंक के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कहा कि हम बैंक्स को निशाना बनाएंगे। स्टिल ईरान इज स्टैंडिंग फर्म ऑन इट्स ग्राउंड आफ्टर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई स्टेटमेंट, और अभी भी पोजीशन यही आई थिंक शहजाद के कोई शिप मूव नहीं करवा पाया अमेरिका, रिगार्डलेस ऑफ देम क्लेमिंग कि उन्होंने पूरी नेवी खत्म कर दी है। एक तेल की बूंद भी वो नहीं ले जा पाई है सुपर पावर जो $1 ट्रिलियन खर्च करती है अपने साल का। जी। और जॉन, ये बताइएगा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की सेहत के हवाले से कोई अपडेट, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्योंकि कल जैसे अगर अमरीकी बयान सुने तो वो कहते हैं कि बुरी तरह जख्मी है, इसीलिए ना कोई वीडियो पैगाम जारी हुआ, ना कोई ऑडियो पैगाम था, एक रिटन स्टेटमेंट उनकी जानिब से आया। देखिए, स्पेकुलेशंस तो बहुत सारे लोग करते हैं एंड आई थिंक कि प्रोटोकॉल्स जिस जिस हिसाब से अली खामनेई की शहादत हुई है, उसके बाद प्रोटोकॉल ज़ाहिर चेंज हुए हैं, बट ओनली टाइम विल टेल। मैं अभी बिल्कुल भी, मैं सबको कहना चाहूंगा जो भी स्पेकुलेट कर रहा है कि इट्स क्लियर के चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है और चेंज किया जा रहा है। येस, ही वाज इंजर्ड, पहला जो हमला हुआ था उसी में वो इंजर हो गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे या वो बात नहीं कर रहे या वो डिसीजंस जारी नहीं कर रहे। जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं मैं कंफर्म कर दूं, इट इज फ्रॉम हिम। एंड मैंने जितने भी लोगों से बात की है बिल्कुल सब यही कह रहे हैं कि उन्हीं के अपने स्टेटमेंट्स हैं ये, भले अब वो ऑडियो विजुअल जो है उसके अंदर कोई चीज़ ना हो, सही। बट ही इज द वन मेकिंग द डिसीजंस। एजाज चौधरी साहब, कल हमने देखा जो ईरानियन लीडरशिप है उसका रिजॉल्व नजर आया जब अल कुद्स रैली में खुद वो शामिल हुए अवाम के साथ, फिर रिटेलिएट भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है, हर बड़े अटैक के बाद वो दावा करता है कि सरेंडर कर दो क्योंकि अगले दिन मैं ज्यादा तबाही करूंगा, और जीत के दावे भी कर रहा है। आपको लग रहा है कि अमेरिका के ये दावे दुरुस्त हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको जीत हासिल हो चुकी है या जीत के करीब नजर आ रहे हैं वो? मुझे तो नहीं नज़र आ रहे जी जीत के करीब। ये बैटल ऑफ नर्व्स है और ईरानियन गवर्नमेंट को उनका ख्याल था कि हम बड़ी जल्दी गिरा देंगे, वो गिरा तो नहीं सके। और मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया अमेरिका से। और ईरान को एक ही तरीका था गवर्नमेंट गिराने का कि वो यहाँ बूट्स लाते, जिस तरह इराक में किया या अफगानिस्तान में। लेकिन उधर भी एंड रिजल्ट तो उनके लिए ठीक नहीं हुआ, अपनी जानें भी इतनी ज़्यादा चली गई। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक मुश्किल में फंस गया है कि एक तरफ तो ये चाहते हैं कि जंग रोके और ईरान भी जो है उसकी गवर्नमेंट जो है गिर जाए, और दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ती जा रही है उनकी, अपने लिए भी कई तरह से बढ़ रही है कॉस्ट। देखें ना आपकी, एक तो अमेरिका के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं कि ये क्या, ये हमारी जंग थी या इसराइल की जंग है। और दूसरा, इसराइल के अंदर भी अब इसराइली जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, हैफा से तेल अवीव से खबरें आ रही हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि ये गल्फ़ की जो रियासतें हैं जो इतना डिपेंड करती थी अमेरिका के ऊपर, जहाँ 19 बेसिस अमेरिका ने वहाँ पे अपने बनाए हुए थे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हुए थे,
आज ये आलम है कि वहाँ से कोई टैंकर्स नहीं जा पा रहे हैं, ऑयल टैंकर्स वहाँ पे, जहाँ से 138 के पता नहीं 140 टैंकर्स रोज गुजरा करते थे, 20 मिलियन बैरल जाता था। और खुद गल्फ की देखना, जो रियासतें हैं जहाँ कितना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती थी, फाइनेंशियल सर्विसेज थी, उन सब का भी कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। तो मुझे नहीं पता कि ये किस जंग को किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जिस तरीके से भी ये होगी, मुझे तो ईरानी बहुत पूरा इत्मीनान नज़र आ रहे हैं। उनकी क़यादत जो है वो तो शराइत अब लगा रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए, जिसका मतलब ये है कि रूस और चीन को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका के लिए कोई आसान चॉइसेस रह गई हैं। ठीक है, बहुत मिलिट्री माइट है, कारपेट बॉम्बिंग कर लेंगे, मैस मर्डर कर लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा चीज़ें तारीख में उनके लिए ज़मीन पे बोझ पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि अमेरिकियों के लिए मुश्किल बढ़ गई है जी। आपने कहा बैटल ऑफ नर्व्स है, और हमें जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है इस वक्त कि अमेरिका रिजीम चेंज तो नहीं कर सका ईरान में, लेकिन अब वो चाहता है कि नेवी, उनकी एयरफोर्स, उनकी तमाम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को निशाना बनाए और उसको तबाह कर दे। दूसरी तरफ ईरान की जो स्ट्रैटेजी नज़र आती है वो यही है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को मुतासर करे। जैसे उनकी तरफ से बयान आया कि आप तैयार हो जाएं कि तेल की कीमतें $200 फी बैरल भी जा सकती हैं, तो वो प्रेशर वहाँ पे डाल रहे हैं। तो आपको लग रहा है गेम ऑफ नर्व्स में अब ये वाला मामला है कि कौन पहले यहाँ पे पीछे हटेगा? क्या इकोनॉमी मुतासर हो तो इससे अमेरिका पीछे हटे, या तबाही इतनी ज़्यादा हो ईरान में कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना पड़े? ये नज़र आ रहा है आपको इस वक्त? जी, ये हो सकता है कि ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा वो बॉम्बिंग की जाए कि वो परेशान हो जाए। लेकिन कितनी की बॉम्बिंग कर सकते हैं? आप ये देखें ना कि ईरान ने बावजूद इसके कि वो जवाब भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो गल्फ़ का नॉर्दर्न एज है सारा का सारा ईरान के पास है। और अगर ये हूतीज़ को मोबिलाइज करते हैं बाबुल मंदब से, तो रेड सी पे भी ठीक है, अमेरिका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त 2% ऑफ गल्फ ऑयल उनके पास जाता है। यूरोप के पास भी कम है, 3-4% चाहिए उनको यहाँ से। ज़्यादा चीन इफेक्ट हो रहा है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, एशियन इकोनॉमीज जिसमें हम भी शामिल हैं, ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक स्ट्रेटजी उनकी है कि बेशक वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है, लेकिन हमें उस तरह का प्रेशर नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर दबाव आता जा रहा है, क्योंकि अगर इसराइल के अंदर ज़्यादा बॉम्बिंग हुई और अगर गल्फ रियासतें जो हैं वो यानी इस पॉइंट पे पहुंच गई कि अमेरिका को कहें कि जनाब आप भी अपने अड्डे ही उठा लें यहाँ से, तो ईरान मुकम्मल तौर पर मुझे इतना बड़ा मुल्क सरेंडर करता नज़र नहीं आ रहा है। ना मुझे उन्हें उस तरह की कोई स्टेटमेंट अब ये जॉन साहब कह रहे थे कि बाकी ईरानी जो गए थे वो भी वापस आ गए हैं। गोया कौम के अंदर जो कुर्बानी का जज्बा है या शहादत का जज्बा है, उसको ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और इतना बड़ा मुल्क है, मैं उसमें रहा हूँ, उस मुल्क में 5 साल, मुझे पता है कि किस कदर ह्यूज कंट्री है वो, और पाकिस्तान से 1.5 गुना बड़ा मुल्क है। कितना वो कर सकते हैं? ईरान तो तैयारी कर रहा था इसी चक्कर, इसी में लिए कि एक जंग आएगी तो उसने वो करना है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो नुकसान वर्ल्ड इकोनॉमी का, गल्फ के लिए नुकसान, अमेरिका की गल्फ के अंदर जो इंटरेस्ट हैं, और अमेरिका की अपनी जो इंटरेस्ट है, जो एक किस्म का उसकी जो प्रोफाइल है, ग्लोबल प्रोफाइल, वो सब का सब मुतासर हो रहा है। और आखिर पे अमेरिका के अंदर जो आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं, मुझे लगता है कि ये बैटल ऑफ नर्व्स जो है ये शायद अभी चलेगी जी। ये लगता नहीं है कि एक पार्टी ने रुकना है, लेकिन क्या वो ईरान होगा? मुझे वो पार्टी ईरान नज़र नहीं आ रही। एजाज साहब, पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे तो इस पूरे मामले में एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कहा भी गया है कि हमने ईरान को भी कहा है कि आप एटलीस्ट सऊदी अरब पे हमले ना करें। और आपको पता है कि 2 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है क्राउन प्रिंस से। पाकिस्तान का किरदार सिफारती रहेगा, या आपको लगता है कि क्योंकि हमारा एक दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान का किरदार आपको आगे जाके इस जो सिर्फ डिप्लोमेसी उससे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? और क्या हम इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं ईरान के ऊपर कि ईरान को बावर करवा सकें कि हमले जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ पे, बिलखसूस सऊदी अरब पे ना करें, क्योंकि हमारा उनसे दिफाई मुआहदा है? ये देखिए, पाकिस्तान की सफारतकारी अभी तक तो बहुत अच्छी है। हमने ईरान पे जो जारियत हुई अमेरिका ने, इसराइल ने की, उसको भी कंडेम किया है, लेकिन ईरान की जो जारियत है गल्फ रियासतों के ऊपर, उसको भी कंडेम किया है। उस लिहाज से पाकिस्तान एक असूली मौक़िफ़ लिए हुए है। ठीक है, ये हमारा एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, लेकिन जब मुसलमानों के आपस में जंग हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान भी उस मुआहदे की रूह से जंग में कूद जाए। मेरे ख्याल में उसका पाकिस्तान उस
का जो हक जो अदा करेगा उस माहे का, वो यही होगा कि ईरान को समझाए कि आप सऊदी अरब को ना करें। मैं हकीकतन ये समझता हूँ कि ईरान को सऊदी अरब पे नहीं करना चाहिए था। देखें आप, सऊदी अरब ने तो बाकायदा इसराइल की मुखालफत आखिर वक्त तक जारी रखी। उन्होंने अब्राहम्स अकॉर्ड में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने ईरान के साथ रिप्रोचमा कर लिया था वाया बीजिंग। तो सऊदी अरब को मेरा ख्याल है इसमें अगर इन्वॉल्व ना करते ईरानी तो उनके लिए बेहतर होता है। ये बात मेरे ख्याल में हमारे लोग उनको समझाएं। और मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मसला है, तो इसका क्या मतलब है कि सऊदीज भी इस जंग में शरीक हो जाए? नहीं, वो तालिबान को समझा सकते हैं अपने गुड ऑफिस से कि आप ये ना करें। यही चीज़ पाकिस्तान को करनी चाहिए सऊदी अरब के। किसी सूरत में भी हमें ईरान के साथ जंग में नहीं जाना चाहिए। अब तक जो जीसीसी कंट्रीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, एजाज साहब, उसकी वजह आपको यही नजर आती है कि अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो एक तरीके से अलाय बन जाएंगे इसराइल और यूएस के इस जंग में, तो वो ये नहीं देना चाहते, या आपके ख्याल में कैपेसिटी नहीं रखते हैं कि इस वक्त वो रिस्पॉन्ड करें ईरान की, और अगर करेंगे तो शायद ईरान ज़्यादा शिद्दत से फिर हमले करें उनके ऊपर? क्या मामला आपको लगता है? जी जी बिल्कुल, ये दूसरी बात ज़्यादा है जी। ईरान अगर शिद्दत से हमले करेगा, अभी तो ईरान उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को, अब सोचें उनकी सारी बंदरगाहें जो हैं वो आग के शोलों से भड़कने शुरू हो जाएं, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स सारे, इंसान, क्योंकि एक बार जंग शुरू हो गई तो एवरीथिंग इज फेयर ना। तो वो एक साइकोलॉजिकल तो है कि जी वो इसराइल के नजर आएंगे, हामी नजर आएंगे, उससे तो वो इतना नहीं घबराते। वो पहले ही उनमें से बहुत सारों ने अब्राहम्स अकॉर्ड ज्वाइन किया हुआ था। ज्यादा उनका मसला ये है कि ये ऑल आउट वॉर में उनकी सारी फैसिलिटीज खत्म हो जाएंगी, वो तो बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे। और इस वजह से मैं नहीं समझता कि गल्फ की रियासतें जो इस जंग में कूदना चाहेंगी, वो बड़ा उनके लिए खतरनाक होगा। कैपेसिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं, कैपेसिटी का भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा ये है कि ऑल आउट वॉर में उनके लिए कोई मुस्तकबिल जो है महफूज नहीं रहेगा। मैं पाकिस्तान के हवाले से अगर एक और बात मैं उसको कहना चाह रहा था, तो वो आपने दूसरा नुक्ता छेड़ा, वो भी बड़ा ज़रूरी है। अब हमारे लिए सिर्फ ये बात नहीं है कि हम इसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे। देखिए, ये वो जंग है जिसमें हम शरीक नहीं भी हैं, फिर भी हम जो है इस तरह मुतासर हो रहे हैं जैसे हमारी अपनी जंग लग गई है। यानी गोया जब हमने इंडिया के साथ जंग की थी मई में और जीती भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी हम इस किस्म की कैफियत में नहीं थी जिस तरह अभी हम कर रहे हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स आई हुई हैं, बुरा हाल है। हमें पाकिस्तान को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ये अपनी जो इक्तिसादी पसली है उसको अब बेहतर बनाना है, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने हैं, अपने आप को अब जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसकी जो टॉप प्रायोरिटी यानी सबसे बड़ी तरजीह बनाना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है कोई भी एक शौक दुनिया में कहीं पे भी आए तो हमारे लोग जो है वो सड़क पे आ जाए। और अभी मैं कहीं और सुन रहा था, हारून शरीफ साहब बता रहे थे कि कितनी कितनी कॉस्ट पाकिस्तान की, यानी फर्टिलाइजर हो या एग्रीकल्चर हो या हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर चीज़ के ऊपर जो है ना हम वो बड़े वल्नरेबल हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी ये पैगाम है कि पाकिस्तान की सरकार जो है ना वो फंडामेंटल जो रिफॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं कि ईज ऑफ बिजनेस है, हम इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम लोग जो हैं अपना एटीट्यूड इस इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करें। क्योंकि हमें जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है हम नई इक्तिसाद को बेहतर करेंगे, इस किस्म के शॉक्स फिर हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि वी हैव बीन शेकन टू द कोर। ये अच्छा नहीं लगता मुझे जी जॉन, क्योंकि आप भी वहाँ पे जाहिर सी बात है लोगों से राब्ते में रहते हैं। मुख्तलिफ आ रहा है लीडरशिप में, क्योंकि ईरान के सदर का जो स्टेटमेंट था उन्होंने अपोलोजाइज भी किया और कहा कि हम नहीं अटैक करेंगे, लेकिन फिर इस तरह की इतलात भी आई कि IRGC जो है वो इस बयान के खिलाफ थी और वो चाहते हैं कि हमले हम जारी रखें। क्या एक कन्फ्यूजन या कोई इख्तलाफ नजर आता है लीडरशिप में इस पर? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए, मैं समझाता हूँ। जो स्टेटमेंट आया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मिसरीड किया गया। स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली उन्होंने कहा था कि जो मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा है अटैक्स में, उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। दूसरा ये कि देखिए, स्टेटमेंट्स तो दूसरे मुल्कों की तरफ से भी आए। सऊदी अरब की तरफ से 2 दफा आ चुका है, UAE की तरफ से अब कह रहे हैं 3 दफा बाद आ चुकी है कि अब हम अटैक नहीं होने देंगे, अब हम अटैक नहीं होने देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेटमेंट्स तो देते हैं मुल्क, लेकिन स्टेटमेंट्स के बाद फिर जब अटैक होता है तो ये भी रिटेलिएट करते हैं और फिर ये भी यही कहते हैं कि सॉरी, अब अगर आप नहीं करेंगे तो अब हम नहीं करेंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ टिट फॉर टैट जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि यूएस को किसी तरीके से बताया जा रहा है और गल्फ कंट्रीज को बोला जा रहा है कि भाई आप जो है ना यूएस को खुदाफिज करें इस रीजन से, आप अटैक्स बंद करवाएं यूएस के। तो आई थिंक यही एक लैंग्वेज जो प्रोजेक्ट हो रही है वो यही प्रोजेक्ट हो रही है इन सारे स्टेटमेंट्स और एक्शंस को मद्देनजर रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन और एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तीसरे रिव्यू के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान 25 फरवरी से 11 मार्च तक वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहे।
जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलनी है। मगर मुज़ाकरात के इस तवील दौर के बावजूद बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी एक अहम वजह खित्ते में जारी कशीदगी को करार दिया जा रहा है, जिसके बाद तीसरे रिव्यू पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया है। 2 रोज पहले जारी होने वाले एलामिया में एक तरफ जहां IMF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की थी, वहीं इस बात को भी तस्लीम किया गया था कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल मईशत को भी मुतासर कर सकती है। एलामिया में कहा गया है कि प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा, जबकि पाकिस्तान के मालियाती खसारे को कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई है, जबकि महंगाई पर काबू रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया है। IMF के एलामिया के बाद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में बताया कि IMF जंग के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को देख रहा है। अगर जंग तवील हुई तो बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ेगा और तहसीलात ज़र भी मुतासर हो सकती हैं। अहम बात यह है कि IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद मुआहदे में ताखीर की एक और वजह कुछ अहदाफ में नाकामी को भी करार दिया जा रहा है, जिसमें टैक्स हदफ हासिल करने में नाकामी, बैरूनी फाइनेंसिंग और खलीजी ममालिक की जानिब से रोल ओवर में ताखीर शामिल है। रवां साल FBR का टैक्स टारगेट इब्तदाई तौर पर 14.1 ट्रिलियन रुपए रखा गया था, जिसे बाद में कम करके 13.5 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। मगर IMF का खदशा है कि FBR इस हदफ के हसूल में भी नाकाम रहेगा, जबकि बैरूनी फाइनेंसिंग में मुश्किलात के बायस पाकिस्तान रवां माली साल के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $17.8 अरब तक ले जाने का हदफ भी हासिल नहीं कर सकेगा। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना ने। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। IMF के साथ जो पॉलिसी लेवल डिस्कशन थे वो कंक्लूड नहीं हो सके, लिहाजा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था उस पर कंसेंसस नहीं हुआ है। ऑल्दो IMF का ये कहना है कि प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो जारी रहेंगे। क्या बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है पाकिस्तान के लिए, और वजह क्या है? बेंचमार्क अचीव नहीं हुए या जो ऑनगोइंग सिचुएशन है दुनिया भर में इस वक्त, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी मुतासर होगी, उस वजह से कंक्लूड नहीं हो सके टॉक्स? शहजाद साहब, इसकी दोनों वजूहात हैं। एक तो हमारे कुछ बेंचमार्क्स के अंदर प्रॉब्लम था, और कुछ फिर जो अनसर्टन और अनफोर्सीन इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से भी मसले जो हैं वो ख़राब हुए हैं। अगर आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो कि बहुत ही कोर होता है प्रोग्राम का, उसकी बात करें, उसमें इनके जुलाई दिसंबर का जो पीरियड था, जो अंडर रिव्यू था, जिसकी बुनियाद पर हमें $1 अरब की किस्त मिलनी है, तो उसमें प्राइमरी बजट का जो सरप्लस था वो इनका हदफ पूरा था। लेकिन IMF को प्रॉब्लम ये था कि अभी तो आपने पूरा कर लिया, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट था, कुछ और इनको डिविडेंड्स मिल गए, पेट्रोलियम लेवी जो थी वो हदफ से भी ज़्यादा रही इनकी 6 माह के अंदर उसकी जो कलेक्शन थी। बट ये जो ट्रेंड था वो आगे जाके वो ख़राब हो रहा था। उसकी बुनियादी वजह जो थी वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो एक बुरी कारकर्दगी थी उसकी वो थी, क्योंकि FBR ने, आपको पता है, उसके जो अहदाफ हैं वो मुसलसल वो मिस कर रहा है। इसके बावजूद कि IMF ने पिछली दफ़ा इनका जो टारगेट था उसमें कोई 216 अरब रुपए की कमी कर दी, और FBR ने मज़ीद इसमें कोई 430 अरब रुपए के करीब इन्होंने और इसमें कमी का तकाजा किया था IMF से। तो अगर IMF इन दोनों चीज़ों को सामने रखता तो फिर जो प्राइमरी बजट सरप्लस का जो इनका बुनियादी एक हदफ है, अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन नेट इंटरनेशनल रेवेन्यूज़, तो वो हासिल नहीं हो रहा था। तो ये एक बड़ी वजह बनी है। फिर फिस्कल के और नंबर्स के ऊपर भी इशू था। डिविडेंड्स की इनकम जो थी, कुछ कंपनियों की पेट्रोलियम लेवी की कैलकुलेशंस, कुछ अखराजात इन्होंने सही बुक नहीं किए हुए थे, कुछ अखराजात किए थे जो IMF के ख्याल में इनको नहीं करने चाहिए थे। तो ये तो एक डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर था। FBR के जो दोनों इंडिकेटिव टारगेट्स थे, एक तो ये जो अपने हदफ नहीं हासिल कर सके, दूसरा आपको पता है कि जो ताजर 2 स्कीम इन्होंने ख़त्म करवा दी थी पिछले रिव्यू में, उसके बदले में इन्होंने एक रिटेल सेक्टर के कुछ अहदाफ दिए थे, कोई मोर देन 350 बिलियन इन्होंने को कलेक्ट करना था जी। इनका ख्याल था कि ओवरऑल जो रिटेल सेक्टर है पाकिस्तान का है उससे, जिसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर की भी कुछ रिटेल कंपनीज वो भी डाली हुई थी इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर के अंदर है, तो वो भी हदफ इनका FBR का हासिल नहीं हो सका। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में भी कुछ प्रॉब्लम था। लेकिन अगर आप बेंचमार्क्स की बात करें तो बाय एंड लार्ज इनके बेंचमार्क्स ठीक थे जुलाई दिसंबर के पीरियड के। आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था। और दूसरा, इसके साथ जब ये इशू हो गया आलमी मंडी में तेल की कीमतों का बढ़ना, और हुकूमत ने जब पहला जो एक नी जर्क रिएक्शन दिया, उसके बाद फिर अब आगे क्या होगा उसके ऊपर अनसर्टेनिटी थी। क्योंकि अभी तक जो एक अप्रोच मैंने देखी है वजारत ख़जाना में, वो अपने जो अहदाफ और जो उनके नंबर्स होते हैं ना बजट के, उसकी वो ज़्यादा परवाह करते हैं। जो ओवरऑल
उन नंबर्स को हासिल करने की जो इम्प्लीकेशंस हैं तो उसके ऊपर वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते, और चूंकि उन इम्प्लीकेशंस को वो कंसिडरेशन में नहीं लेके आते, फिर जब ये IMF से बात करते हैं तो अपने नंबर्स के लेंजेस के साथ करते हैं, उन इम्प्लीकेशन के लेंजेस से नहीं बात करते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन नंबर्स की इम्प्लीकेशंस को देख रहे थे, वजारत ख़जाना जो है वो नंबर्स को देख रही थी। तो ये वजह भी एक है कि आपका जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो इस वक्त जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ। शहबाज, ये भी बताइए कि जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उससे जाहिर सी बात है ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्टेड होगी तो पाकिस्तान भी मुतासर होगा। इसका कितना असर पड़ सकता है कि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल फाइनेंसेस है उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है, क्योंकि अगर जो गल्फ कंट्रीज में सूरत हाल है, हमारे रेमिटेंसेस कम होते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस है उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा और क्या IMF से दोबारा रीनेगोशिएट करने की जरूरत होगी या आपको लगता है कि मामला तो ऑन ट्रैक है? अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ है शहजाद साहब कि हम IMF से नेगोशिएट क्या करते हैं। अब मुझे ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बुकिश हो गए हैं, हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुकिश हो गए हैं। कोरोना की बिल्कुल सही एग्जांपल दी। उस वक्त ना सिर्फ ये कि आपको जो उस वक्त के जो अहदाफ थे उसमें रिलैक्सेशन मिली, बल्कि पूरी दुनिया के लिए IMF ने उस वक्त एक कोरोना का पैकेज अप्रूव किया तो उसमें भी हमें को $1.4 बिलियन इजाफी मिल गया था। इस दफ़ा हुआ ये कि जो बजट था जिसके ऊपर मैंने फिर पिछले दफ़ा जब इन्होंने तेल की कीमतों में इजाफे किया मैंने उसको पॉइंट आउट भी किया कि हमारे पास एक 390 अरब रुपए का कंटेंजेंसी फंड एक IMF ने रखवाया हुआ था। वो अर्थक्वेक हो, अनफोर्सीन इवेंट हो, खुदा ना खास्ता कोई सैलाब का आपका मसला हो गया, तो वहाँ से पैसा जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि क्योंकि IMF के प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो धड़ाधड़ या दबा के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देते हैं इस सिलसिले को बंद किया जाए। तो बजाय इसके कि हुकूमत उस पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती, उसका इस्तेमाल सिर्फ जो कुछ हादसाती वाक़यात होते हैं उनके जो इम्प्लीकेशन आते हैं, जैसे सैलाब आया था इस साल, या फिर ये कि अभी जो दुनिया में जो तेल की सूरत हाल की वजह से सूरत हाल बन रही है एक ओवरऑल, तो उसके लिए इस्तेमाल करते। इन्होंने इसको ये किया कि वहाँ से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की दानिश स्कूल जो है उसको फंड करना शुरू कर दिया, कुछ और वहाँ से खर्चे करना शुरू कर दिए, और जो बैलेंस था इन्होंने कहा जिसको हम ऑफसेट कर देंगे जो FBR के जो अहदाफ हैं जो हासिल नहीं हुए। अब मुझे ये बताइए एक जो आपके पास कुदरती आफात के लिए या अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए पैसा रखा उसको आप कैसे FBR के जो अहदाफ हासिल नहीं हो रहे उसको ऑफसेट कर। इसका मतलब ये है कि नंबर्स की बात हो रही है, उनकी इम्प्लीकेशंस की बात नहीं हो रही। चाहिए तो ये था कि ये IMF से नेगोशिएट करते कि भाई ये सूरत हाल बन गई है, हम फंस गए हैं दुनिया के साथ और हम अकेले नहीं फंसे, पूरा खिता फंस गया है, और अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है उस वक्त एट स्टेक के ऊपर आई हुई है, तो आप हमें रिलैक्सेशन दें। ये उनको बता रहे थे कि हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो भी $2 अरब के करीब रहेगा। हमने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं उसका महंगाई के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 0.2-0.3% इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ना सिर्फ 0.2-0.3 बढ़ेगी, जो हमारा हदफ था 7.5% इस साल महंगाई की शरह को रोकने का, उसकी जो रफ्तार बढ़ने की है वो कहते हैं हम वो हदफ के अंदर ही रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि GDP ग्रोथ के ऊपर भी जंग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, 4.2% का हदफ है, और वजारत खजाना बता रही है कि हमारी 4% ग्रोथ होगी बावजूद ये जंग की जो वजह से हालात पैदा हुए। तो जब आप खुद जाके बता रहे हो जो लेंडर है उसको कि हम इफेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर वो भी कहेंगे ठीक है नंबर्स पूरे करो। फिर सही आपने ये जो कल जो इम्पैक्ट है उसको तजवीज़ दी गई थी वो ये था कि पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपए और डीजल की कीमतों में 75 रुपए इजाफा करें, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत ने फैसला किया कि अब कीमतें तब्दील नहीं होंगी, क्योंकि ऑब्वियस जब 55 रुपए इजाफा किया तो बड़ा रिएक्शन आया। ऑब्वियसली हुकूमत ने अपने फिस्कल्स को भी देखना है, लेकिन साथ साथ अवामी जो रद्द अमल है, जो महंगाई का एलिमेंट है उसको भी देखना है। तो अब ये जो इम्पैक्ट आएगा ये हुकूमत कैसे एब्जॉर्ब करेगी? इसी कंटिजेंसी फंड से करेगी? ऑस्टेरिटी से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई हम सेविंग कर सकेंगे, तो कैसे पूरा करेगी? और क्या इस पर IMF को ऑन बोर्ड लिया गया है, नहीं लिया गया है, क्या मामला आते हैं? देखिए इसके ऊपर IMF को ऑन बोर्ड लिया गया है, लेकिन हम अभी तक पूरी तरीके से IMF को कन्विंस नहीं कर पा रहे। वन ऑफ द रीजंस कि हमारा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं है IMF से हो रहा, उसमें ये भी एक फैक्टर उसके अंदर है, क्योंकि ये जो जब सूरत हाल डेवलप हो रही थी उसी दौरान ही हमने IMF को यकीन दहानी करा दी थी कि हमारे जो नंबर्स हैं वो ठीक है। तो ये एक फैक्टर इसके अंदर है। अब हुकूमत के लिए चैलेंज ये था कि पिछली दफ़ा इन्होंने जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया वो आलमी मंडी से भी इन्होंने कोई 23-24 रुपये फ़ी लीटर ज़्यादा इजाफा कर दिया। अब गवर्नमेंट आ गई उसके बाद अंडर प्रेशर कि एक तरफ आप हमें कह रहे हैं कि हम पास ऑन करेंगे, दूसरी तरफ आप पास ऑन करने के बजाय हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब डिफेंसिव के ऊपर गई है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो उनकी मंडे वाली मीटिंग थी वो जिसमें इन्होंने सारे एनर्जी के और ऑस्टेरिटी के इक़दाम को इन्होंने फाइनल किया, उस मीटिंग में इन्होंने इंटरनली बता दिया जी कि अब हमने फैसला किया कि हम तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, और वही चीज़ फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच के अंदर भी कुछ देर बाद उसको इंडिकेट कर दिया। अब जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इलामिया आया उसके अंदर तो वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमने कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है, या इस मरतबा। अब इस मरतबा का मतलब तो ये हुआ कि
आप अभी नहीं बढ़ाइए, फिर आगे जो अगला जुमा है जब ये वीकली अब डिटर्मन होनी तो तब आप ईद आपके सर पे खड़ी होगी, फिर आप क्या करेंगे? तो इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। मेरा ख्याल IMF भी इसी चीज़ को देख रहा है कि कैसे हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हम जो भी IMF से मुज़ाकरात करें, खुदारा उसको नंबर्स के लेंस से मत मुज़ाकरात को करें। आप देखें जो दुनिया के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, और पाकिस्तान दुनिया से कोई अलहदा नहीं है। हम उस खित्ते के अंदर बैठे हुए, उस बॉर्डर हमारा ईरान के साथ लग रहा है, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग लगी हुई है। इस खित्ते के अंदर बैठ के हम कहेंगे जी हमारी हर चीज़ नॉर्मल है, पता नहीं हम फिर किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज से 4 माह बाद इंग्लैंड की फ्रेंचाइज लीग दी 100 का आगाज होने जा रहा है और यह पहली बार होगा कि दी 100 में भारतीय सरमायाकारों की जेर मिल्कियत 4 टीमें इस लीग में हिस्सा लेंगी। और इसीलिए इस बार यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये चारों टीमें भारतीय हुकूमत और अवाम के दबाव की वजह से IPL और दीगर लीग्स की तरह दी 100 में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बोलियां नहीं लगाएंगी। मगर ऐसा लगता है कि इस लीग के ऑक्शन से पहले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश खिलाड़ियों का भारतीय ओनर्स पर दबाव काम कर गया है, जिन्होंने ऑक्शन से पहले इस लीग को भारत की सियासत से दूर रखने के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से एक्शन लेने का मुतालबा किया था। और शायद इसी दबाव की वजह से 2 रोज पहले होने वाले ऑक्शन में एक भारतीय ओनर की जेर मिल्कियत टीम सनराइजर लीड्स ने पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। अहम बात यह कि वैसे तो 13 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस लीग के लिए खुद को रजिस्टर करवाया था, जिसमें हारिस रऊफ, साइम अयूब, शादाब खान समेत दीगर खिलाड़ी शामिल थे। मगर हैरानकुन तौर पर सिर्फ 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी ही इस लीग में फ्रेंचाइजेस मालिकान की तवज्जो हासिल कर सके, जिनमें से एक अबरार अहमद और दूसरे उस्मान तारिक हैं। पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को ब्रिक्स ने 1,40,000 बरतानवी पाउंड यानी कि तकरीबन 5 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए में खरीदा, जबकि सनराइजर लीड्स की भारतीय ओनर काव्या मरन ने अबरार अहमद की 1,90,000 पाउंड यानी कि 7 करोड़ रुपए में बोली लगाई। मगर काव्या मरन की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेटर को स्क्वाड में शामिल करने पर भारत में तवक्कुआत के ऐन मुताबिक एक हंगामा खड़ा हो गया। काव्या मरन की देशभक्ति पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कारोबारी शख्सियात के लिए मुल्क नहीं सिर्फ पैसा अहम होता है। सिर्फ यही नहीं, इस फैसले के बाद सनराइजर्स लीड्स के एक्स पेज को इस कदर रिपोर्ट किया गया कि एक्स को कुछ वक्त के लिए इस अकाउंट को भी मुअत्तल करना पड़ा। अहम बात यह कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर IPL के दरवाजे 2009 से बंद है, इसलिए खदशा जाहिर किया जा रहा था कि दी 100 में भी भारतीय ओनर्स की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर दरवाजे बंद रखेंगी। मगर सनराइजर्स ग्रुप जो IPL में सनराइजर्स हैदराबाद को ओन करता है, इसने दी 100 में अबरार अहमद को चुनकर बहुत बोल्ड फैसला किया है और अभी तक इस टीम के मालिकान और मैनेजमेंट दोनों अपने फैसले पर जमे नजर आ रहे हैं। सनराइजर्स की मैनेजमेंट और बोली के अमल में शामिल साबिक कीवी कप्तान डेनियल विटोरी ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं करना है। विटोरी ने अबरार अहमद को चुनने की वजह बताते हुए कहा कि बोली में हमें कई इंटरनेशनल स्पिनर्स दस्तियाब थे, मगर अबरार अहमद हमारी टॉप प्रायोरिटी यानी पहली तरजीह थे, क्योंकि अबरार अपनी वेरिएशंस की वजह से बहुत मुनफरद है और इंग्लैंड में बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनका सामना नहीं किया है। मगर अबरार अहमद की मेरिट पर सिलेक्शन के बावजूद भारत में सनराइजर्स के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम जारी है। कल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला से भी जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि दी 100 में क्या होता है, भारत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कुछ किया तो हमारे IPL का नहीं है, उनकी कोई बाहर की लीग है, उसका क्या हुआ, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इट्स नॉट इन आवर डोमेन, दे हैव डन इट फॉर सम फॉरेन लीग वेयर दे आर द ओनर, सो इट्स नॉट इन आवर डोमेन, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दे विल हैव टू टेक ए कॉल। BCCI के नायब सदर 100 में भारतीय मुदाखलत को रद्द कर रहे थे, मगर अहम बात यह है कि पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि चाहे साउथ अफ्रीकन T20 लीग हो, अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग हो या मुत्तहदा अरब अमारात की इंटरनेशनल T20 लीग हो, इन टीमों में जो भारतीय मालिकान की टीमें हैं उनमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। इसी हवाले से BBC ने पिछले माह यह खबर दी थी कि दी 100 की ऑक्शन में भारतीय मालिकान की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोलियां नहीं लगाएंगी, जिस पर इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक और माइकल वॉन समेत इंग्लिश क्रिकेटर्स ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। और उसी रोज हमारे प्रोग्राम में लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह ने दावा किया था कि बरतानिया में नस्ली इम्तियाज के खात्मे और यकसा मौके यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन है, इसलिए यह तकरीबन नामुमकिन है कि दी 100 में भारतीय मालिकान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बोलियां ना लगाएं। बरतानिया में ये जो लॉज हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ये तो बड़े सख्त हैं, तो क्या मुमकिन होगा इन इंडियन ओनर्स के लिए कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना खरीदें? बरतानिया में जब आकर वो खेलेंगे तो उनके ऊपर जो इंग्लैंड एंड वेल्स के जो क्रिकेट बोर्ड के जो लॉज है वो अप्लाई होते हैं और वो बहुत क्लियर और कैटेगरिकल है, एक इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रेसिज्म। ये डिस्क्रिमिनेशन के जो कवानीन है ये उसमें
पकड़े जाएंगे और ये उन कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो नहीं खरीदते। बहरहाल इस वक्त तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुतालिक खदशात गलत साबित हो रहे हैं, मगर देखना होगा कि सनराइजर्स ग्रुप नफरत अंगेज मुहिम और दबाव का मुकाबला कर सकेंगे या अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL में बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के फैसले से पीछे हटना पड़ा था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।